नमस्कार, स्वदेश आर में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि शर्मा और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बात करें आटा, दाल, चावल और गेहूं, सब कुछ महंगा हो चला है, लेकिन किचन के बजट में सबसे ज्यादा जिसने आग लगाई है वो है खाने का तेल। इसने बीते कुछ महीनों में किचन के बजट का एक बड़ा हिस्सा घेर लिया है। जो रिफाइन ऑयल आपको फरवरी में 180 रुपए प्रति लीटर का मिलता था, आज उसकी कीमत 230 रुपए तक जा पहुंची है। आखिर इसमें ये तेजी क्यों आई है? मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़े हैं, आइए चलते हैं उनके पास इस खबर से रिलेटेड सारी डिटेल्स जानने के लिए। विश्व मोहन जी बिल्कुल, अगर घर की रसोई की अगर महंगाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगाई खाने के तेल की कीमतों में देखने को मिल रही है। जिस तरह से दाम पिछले एक महीने में और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से बढ़े हैं, वो एक तेज बेतहाशा कीमतें बढ़ी है। एक महीने की तेज़ी देखिए, सनफ्लावर ऑयल करीब 15% की तेज़ी यहाँ दिख चुकी है पिछले एक महीने में। 6 महीने में तो 10% ही बढ़े हैं। वनस्पति तेल 8% पिछले एक महीने में तेज़ी है। 6 महीने में करीब 14% की तेज़ी। सोया तेल एक महीने में 6%, 6 महीने में करीब 13% की तेज़ी आ चुकी है। पाम तेल 5% एक महीने में और 9% 6 महीने में तेज़ी आ चुकी है। मूंगफली तेल 3% की तेज़ी एक महीने में आई है, वहीं 6 महीने में तेज़ी करीब 4% की आई है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तेज़ी क्यों आ रही है? तो रूस यूक्रेन के बाद से ये जो तेज़ी है वो देखिए, 24 फरवरी को जो युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से देखिए 160 रुपये प्रति लीटर 24 फरवरी को भाव था सूरजमुखी तेल का, जो अब बढ़कर 190 रुपये मौजूदा भाव आ चुका है, यानी 19% की तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है। वनस्पति तेल देखिए 154 रुपये आ चुका है, 150 था, 3% की तेज़ी 24 फरवरी के बाद से यहाँ पर आ चुकी है। बाकी खाने के तेल का क्या हाल है? यहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी है। सोया तेल 169 रुपये प्रति लीटर आ चुका है, करीब 14% की तेज़ी 24 फरवरी युद्ध शुरू होने के बाद से आ चुका है। पाम तेल सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है, 22% की तेज़ी आ चुकी है, 158 रुपये प्रति लीटर भाव मौजूदा भाव आ चुके हैं। 24 फरवरी को भाव देखिए 130 रुपये के आसपास था। मूंगफली तेल देखिए मौजूदा भाव 190 रुपये, 24 फरवरी को भाव 180 रुपये के आसपास था, यानी 6% की तेज़ी यहाँ भी आ चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तेज़ी क्यों आ रही है? तो सप्लाई साइड की दिक्कत है। रूस यूक्रेन से सप्लाई बंद हो गए हैं, वहाँ पर ब्लैक सी के जरिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बंद है, उससे यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट हो रहा है। और सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट में अप्रैल में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40% की कमी आ सकती है, इससे कीमतों को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। और इसके अलावा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग को लेकर काफ़ी फोकस बढ़ गया है कई उत्पादक देशों का, वो बायोफ्यूल के लिए खाने के तेल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ब्लेंडिंग में, उससे भी यहाँ पर सप्लाई की दिक्कतें बढ़ सकती है। इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम तेल पर एक्सपोर्ट टैरिफ लगातार बढ़ गए हैं और लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, उससे भी दाम बढ़ गए हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे, जैसे इकोनॉमी में धीरे धीरे अब यहाँ पर खुल जा रहे हैं खाने के तेल की। अगर हम बात करें तो 60% हम विदेशों से इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। हमारा घरेलू उत्पादन काफ़ी कम है, उस वजह से भी हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। खाने के तेल का करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इस साल हमने किया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और आगे भी ये इंपोर्ट ऊंचे लेवल पर ही रहने वाला है। तिलहन पर ज़्यादा फोकस नहीं है। कुल ग्रेन उत्पादन में हम सिर्फ 10% से भी कम हम तिलहन का हिस्सा है। इसके अलावा इकोनॉमी जिस तरह से खुल रहे हैं, इंडस्ट्री खुल रही हैं, होटल रेस्टोरेंट खुल रही हैं, लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, तो वहाँ भी इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ गए हैं। तो इन्हें डिमांड है वो बढ़ गए हैं, लेकिन सप्लाई साइड की दिक्कतें बढ़ गई है, उससे यहाँ पर कीमतों में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। अब कहाँ से कितना खाने का तेल आता है ये देखिए। इंडोनेशिया और मलेशिया पाम तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, हम वहीं से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अर्जेंटीना और ब्राज़ील से हम सोयाबीन तेल का इंपोर्ट करते हैं, वहीं यूक्रेन और रूस से सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट करते हैं। तो ये बड़े एक्सपोर्टर देश हैं जहां से हम खाने के तेल का इंपोर्ट करते हैं। अब बात आती है कि किस तरह से यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है और इससे महंगाई का मीटर किस तरह से तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। देखिए महंगाई मीटर देखिए, पिछले एक महीने में सनफ्लावर ऑयल 15% बढ़ा और जो महंगाई का मीटर है वो बढ़कर काफ़ी हायर लेवल पर जा चुका है। वनस्पति तेल 8% बढ़ चुके हैं, सोया तेल 6% बढ़ चुके हैं। तो महंगाई का मीटर फिलहाल रसोई के लिए काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। जी धन्यवाद विश्व मोहन, ये हमारे व्यूअर्स के लिए हाईलाइट करने के लिए कि किस तरीके से
भारतीय लोगों को ये खाने के तेल में जिस तरीके से इजाफा देखने को मिला है, उसकी इस महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और उसके पीछे के तमाम कारण क्या है जिसकी वजह से हमें ये जो पूरी सिचुएशन है उसको फेस करना पड़ रहा है। पर इसी पे एक्सपर्ट से जानते हैं कि कितनी गंभीर है ये समस्या और आगे चल के किस तरीके का आउटलुक बन के निकल आ रहा है जब हम बात करें खाने के तेल की कीमत की। और इसी खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधाकर देसाई, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, यानी कि IVPA के प्रेसिडेंट है, और साथ ही ये CEO है इमामी एग्रो के। मिस्टर सुधाकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है 18 स्वदेश पे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने मेरे सहयोगी को सुना, उन्होंने कई सारे फैक्टर्स हाईलाइट किए कि क्यों हम खाने के तेल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी देख रहे हैं, बट जो सप्लाई साइड की दिक्कतें रिपोर्ट्स में भी आ रही हैं पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए, ऐसे समय में हम आपसे समझना चाहेंगे कि कितनी गंभीर है ये सप्लाई साइड की दिक्कतें और आने वाले समय में क्या आउटलुक बनकर निकल आ रहा है। क्या यहाँ से और ज़्यादा दिक्कतें सामने आ सकती हैं और कीमतों को लेकर आपकी क्या राय रहेगी कि ऊपर की तरफ ही दिखेंगे या फिर थोड़ी सी स्टेबल हो सकती हैं कीमतें? Okay. Thank you. Thanks to Vishmohan also for making my job easy. तो उसने काफी कारण बताया है कि किसके वजह से प्राइसेस रैली हुआ है। मेरा एक दो रिस्पॉन्स रहेगा। नंबर 1, इंडोनेशिया का जो ड्यूटी जो $200 बढ़ गया है, $375 एक्सपोर्ट टैक्स जो है ना, वो हो गया $575, क्योंकि इंडोनेशिया वांट्स टू फाइट देयर ओन इन्फ्लेशन इन इंडोनेशिया बाय गिविंग सब्सिडी। तो एक तो एक्सपोर्ट टैक्स की वजह से प्राइसेस बढ़ गया था। नंबर 2, ये सनफ्लावर ऑयल का इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि रशिया हैज ओपनड अप, देयर इज सम 45-50,000 टन्स ऑफ रशियन ऑयल बीइंग बॉट, एंड आल्सो ग्राउंडनट ऑयल जो इंडिया का जो गुजरात से साउथ इंडिया के लिए काफी ट्रेड भी हो चुका है, करीब 50,000 टन्स। तो इसके वजह से जो सनफ्लावर ऑयल का जो 10% कंजम्पशन है, उसका जो फिलअप करेगा, मस्टर्ड ऑयल फिलअप करेगा, ग्राउंडनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, तो सनफ्लावर का इतना इशू नहीं है। बट आई थिंक बेसिकली पाम ऑयल का एक्सपोर्ट ड्यूटीज, पाम टाइट प्रोडक्शन एंड बायोफ्यूल मैंडेट, जैसे विश्वमोहन जी ने भी बताया कि इसके कारण है। लेकिन पिछले एक हफ्ता 10 दिन में पाम ऑयल करीब $300 गिरा भी है। इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया जो कंपलसरी किया था कि 30% ऑयल जो है कंपलसरीली डोमेस्टिक मार्केट में इंडोनेशिया में देना है, अगर नहीं तो हम एक्सपोर्ट लाइसेंसेस नहीं देंगे। इसके वजह से जो आर्टिफिशियली जो मार्केट में जो वोलेटिलिटी आ गया था, करीब ऑन सम डेज आई थिंक वी हैव सीन 6 to 7% volatility also. But going back to what is the situation, so number 1, I think forward markets are cheaper, compared to April shipment, May shipment, June shipments of oils are cheaper. So I think in about 1 or 2 months, prices should normalize, number 1. Number 2, ये जो government का जो actions है, government has taken various actions for short term as well as long term. Long term में तो हमने recently सुना है in National Academy of Agriculture, lot of work is happening. Agriculture Department, Shubha Thakur ji also explained in detail the whole plan. So long term में तो हमको तो towards National Mission on Oilseed जाना चाहिए। और short term में जो prices के ऊपर जो stock controls वगैरह लगाया है, जिसका चर्चा भी चला है, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा है। But the main thing is, I also want to say, high prices or short term have been bad for the consumer, but it is good for India because it has helped in wheat exports, and it has also been good for the farmers, oilseed farmers. So the farmer का जो rapeseed crop बढ़ा है इस बार और भी बढ़ेगा. So these are the overall context of the edible oil scenario currently in India. So I only say that in the next 1 month, 1.5 months, the prices should normalize. This is what it is right now. Okay. धन्यवाद सुधाकर जी, काफी राहत की आपने एक आउटलुक दिया है कि आने वाले समय में उम्मीद है
के जो प्राइजेस हैं वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज होते जाएं, क्योंकि फ्यूचर मार्केट्स में थोड़ा सा उस तरीके का हमको मूड और माहौल दिख रहा है। पर एक एक करके बात करेंगे, आपने कई सारे टच पॉइंट्स यहाँ पे दिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इंपोर्ट को लेकर, आप कह रहे हैं कि जो सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा गंभीर इशू नहीं है, बट इस बार अप्रैल महीने में 40% कम इंपोर्ट होने वाला है। और क्या इसकी भरमाई जो है वो बाकी के अन्य तेल कर सकते हैं? क्योंकि अगर भारत में देखें तो इस बार सरसों का जो पैदावार है वो भी काफी बम्पर तरीके से हुआ है, उसको लेकर आपका क्या आउटलुक है? इस बार मैं बोल सकता हूँ जो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी आया है, आई मस्ट से दैट द मस्टर्ड क्रॉप which is very big, 85 लाख टन से जो 110 लाख टन का जो क्रॉप इस बार हार्वेस्ट हो रहा है, that too with a very good prices as against MSP 5200. I think the farmers are also getting about 70,000 rupees per ton. So very timely, the rapeseed crop has come to rescue the market situation. इसीलिए जो 180-190 rupees जो mustard था, at a crude oil level, unpacked at a loose level, it has come down by at least about 30 to 40 rupees a liter. So the India's costliest oil has become same price as palm oil, same price as soy refined. So I think it is a good situation for the rapeseed arrivals. Similarly, for soybean arrivals also have been more phased out. There is a lot of soybeans that will get crushed gradually, and farmer is also able to hold at these prices because import pressure is not there, the imports are not too much. So I think a good combination of domestic supplies and imports is able to fulfill the demand, because it is very necessary at this volatile crisis times, not only the refineries but the millers who have been given 90 days storage limit of production capacity. So it is very necessary that the refineries and the millers and the distribution channel and the retailers are sufficiently stocked up. So in case of stock control, I would only say two things. One is the depots, which can be exempted from this because they are nothing but an extension of various factories. Number two, the wholesaler and retailer limit, which is 50 tons and 30 tons, 3 tons, that can be expanded a little bit. It can be probably doubled, so that there is no shortage at any point in time in the next 1 or 2 months in this situation. That would be my view on the prices and the supply chain. ठीक है, तो कीमतें नियंत्रण में करने के लिए और साथ ही सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए जो आपने आउटलुक जाहिर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर इसी के साथ सुधाकर जी, हमारा समय यहीं पे ख़त्म होता है। आपका ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात खाने के तेल की कीमतों की ही करेंगे। इसको लेकर कई सारे डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। जहां पे खाने की तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई है। तेल में जमाखोरी पर कार्रवाई की जा रही है, जहां पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये छापेमारी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। क्या खाने के तेल की जमाखोरी हो रही है, इसके लिए सरकार स्टॉक और पोर्टल पर दी गई जानकारी का मिलन भी करेगी। सरकार की रिटेलर्स, होलसेलर्स, बड़े चेन और प्रोसेसर्स पर नजर है और अगर गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने तेल तिलहन पर 31 दिसंबर तक स्टॉक लिमिट लगा रखी है, जहां पे स्टॉक लिमिट से ज्यादा स्टॉक रखने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि सरकार खाद्य तेल की कीमतों पर राज्यों के साथ एक बैठक भी करेगी। ज्यादा डिटेल्स इस पे दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। आइए चलते हैं उनके पास। समीर जी बिल्कुल, खाद्य तेल
की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार एक्शन में है। एक तरफ जहां 8 राज्यों में अलग अलग जगह सरकार की टीम जो है 8 जो टीमें निर्धारित की गई हैं वो छापेमारी कर रही हैं ताकि जमाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके, जमाखोरी पर काबू पाया जा सके। और दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि इसी हफ्ते केंद्र सरकार तमाम राज्यों के साथ में मिलकर के एक अहम बैठक करने जा रही है और इस बैठक का मकसद होगा कि किस तरीके से खाद्य तेल या फिर ऑयल सीड पर नियंत्रण रखा जाए कीमतों को लेकर के, और अगर कुछ और कदम उठाए जाने हैं तो वो क्या कदम हो सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिन मसलों पर सबसे ज़्यादा चर्चा होगी वो ये है कि जो स्टॉक लिमिट सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ाई है, ये कितना कारगर साबित होगी जो खाद्य तेल है उसकी कीमतों के लिए, और क्या कुछ अन्य कदम उठाए जाने चाहिए। मसलन कि अभी जो इंपोर्ट हो रहा है देश में, विशेषकर जो हम देख रहे हैं कि पाम ऑयल यूक्रेन से इंपोर्ट हो रहा है, वहाँ जो स्थिति गड़बड़ाई हुई है उसके चलते क्या कुछ और इंपोर्ट के लिए अन्य रास्ते अपनाने चाहिए, इंपोर्ट के लिए और सरकार को बल देना चाहिए। तो इन सब मसलों पर सरकार की एक अहम बैठक इसी हफ्ते राज्यों के साथ होगी और इन दोनों ही एक्शन के जरिए, यानी कि राज्यों के साथ बातचीत के जरिए और अलग अलग जिस तरीके से राज्यों में सरकार जमाखोरों के खिलाफ एक्शन ले रही है, इन तमाम कदमों के जरिए सरकार की कोशिश यही है कि खाद्य तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। धन्यवाद समीर, ये सारी डिटेल्स हमारे लिए लाने के लिए। पर खाने के तेल के बाद अब बात पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की। इस पर सरकार की तरफ से सांसद में जवाब आया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में दावा किया है बाकी देशों के मुकाबले भारत में तेल के दाम काफी कम बढ़े हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। Gas prices were $19.56 a barrel. They went up in 2021 to $60 to $80. On 24th February, when the military action took place, suddenly they shot up to $92, then up to $124, went up to $130. We have raised the price of petrol by, I think, 9 rupees over 12 or 13 days, when the international price has shot up. Now, I have something, sir. Gasoline at the pump, comparison between April 21 and March 22, in USA the increase percentage is 51%, in Canada 52%, in Germany 55%, UK 55%, France 50%, Spain 58%, Sri Lanka 55%, India, sir, 5%. Yes, our percentage increase is 1/10 of what it is elsewhere. Similarly, I could do for gas, sir. पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालेंगे डिजिटल जगत पे, जहां पे Amazon, पेटीएम, फ्लिपकार्ट और कई तरह के ऐप को टक्कर देने के लिए टाटा अपना ऐप लेकर आ रहा है, जिसको टाटा सुपर ऐप कह रहा है और जिसका नाम है टाटा नियो। टाटा इसे 7 अप्रैल को लॉन्च करेगा। पर क्या होगा इस सुपर ऐप में और दूसरे ऐप के मुकाबले ये कैसे अलग होगा, देखिए खुशबू तिवारी की ये रिपोर्ट। फोन में स्पेस कम है और ऐप्स ज्यादा। एक फूड ऑर्डर करने के लिए, एक ग्रोसरी के लिए, एक फैशन शॉपिंग के लिए, कुछ ट्रैवल बुकिंग्स के लिए और तो और यूपीआई पेमेंट्स के लिए भी अलग से ऐप। इन सब को सिर्फ एक ऐप में समेटने आ रहा है ऐप्स का सुपर ऐप टाटा न्यू। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग हो या फिर पेमेंट्स, सभी सर्विसेज के लिए टाटा ग्रुप ने अपने नए सुपर ऐप नियो के लॉन्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। 7 अप्रैल से टाटा न्यू ऐप एंड्रॉइड और iOS यूजर्स इस्तेमाल कर पाएंगे। इस लॉन्च से टाटा का सीधा मुकाबला होगा Amazon और जियो जैसे ब्रांड्स के साथ। टाटा न्यू ऐप से लोग ग्रोसरी की खरीदारी से लेकर ट्रैवल तक के प्लान्स बना पाएंगे। टाटा न्यू ऐप पर कस्टमर्स को टाटा के ब्रांड से शॉपिंग पर ढेरों ऑफर्स मिलेंगे। ऐप पर ही बिग बास्केट, क्रोमा, टाटा क्लिक, वेस्ट साइड, एयर एशिया, विस्तारा जैसे ब्रांड्स के ऑफर्स की जानकारी भी मिलेगी। इन सब के साथ ही यूजर्स ऐप के जरिए टाटा के मेडटेक स्टार्टअप 1mg के जरिए हेल्थ टेस्ट बुक करवा सकेंगे। IHCL होटलों और टाटा ग्रुप के रेस्टोरेंट में बुकिंग भी कर सकेंगे। इसके साथ ही क्यूमिन से खाना भी ऑर्डर कर सकेंगे। ग्राहक चाहें ऑनलाइन शॉपिंग करें या फिर स्टोर्स पर जाकर इस सुपर ऐप के जरिए वो रिवॉर्ड पॉइंट्स जीत पाएंगे। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को न्यू कॉइन्स का नाम दिया गया है। एक न्यू कॉइन की वैल्यू 1 रुपए के बराबर होगी और उसे अगली शॉपिंग में रिडीम किया जा सकेगा। अब जमाना डिजिटल पेमेंट का है,
तो शॉपिंग की पेमेंट भी डिजिटल ही होनी चाहिए। इसीलिए टाटा न्यू पर यूपीआई पेमेंट्स के लिए टाटा पे की भी सर्विसेज होंगी, यानी कि दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन कर इस ऐप के जरिए आसानी से पेमेंट हो जाएगी। ग्राहक डीटीएच, बिजली, पानी, गैस, ब्रॉडबैंड जैसे बिल का भुगतान और मोबाइल रिचार्ज भी इस पर आसानी से कर पाएंगे। यूपीआई से पेमेंट और पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा तो होगी ही, साथ ही ईएमआई जैसे ऑप्शंस भी होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टाटा ग्रुप के कर्मचारी इस सुपर ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि 7 अप्रैल को लॉन्च से पहले इसे पूरी तरह से टेस्ट कर लिया जाए। टाटा की सुपर ऐप के लॉन्च होने के बाद मार्केट में पहले से मौजूद दूसरी फिनटेक कंपनियों को तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। टाटा के लिए उसका सुपर ऐप क्या मायने रखता है, इसका पता ऐसे चलता है कि टाटा डिजिटल ने इस सुपर ऐप के लिए टाटा ग्रुप से $500 मिलियन की फंडिंग का इस्तेमाल किया है। शुरुआत में टाटा न्यू ऐप की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स और एक्सक्लूसिव ऑफर्स देकर ट्रैफिक लाया जाए यूज़र्स का, लेकिन आगे चुनौती होगी कि इस ट्रैफिक या इस नए यूज़र बेस को कैसे अपने पास रिटेन करके रखें। और इस एरिना में जितने भी नए कॉम्पिटिटर्स उभर कर आ रहे हैं और जो कॉम्पिटिटर्स पहले से हैं, उनका मुकाबला करने में ये ऐप कितना कामयाब होगा। खुशबू तिवारी, ईटना स्वदेश। धन्यवाद खुशबू। तो नजर रहेगी 7 अप्रैल को, जहां पे टाटा अपना ये सुपर ऐप लॉन्च करेगा। बट ये जो डेट है इसको आपको ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि ये काफी अहम तारीख है। क्यों, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार इस हफ्ते एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम को और रफ्तार देने वाली है। और ईटीना स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगले 4 साल में करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए कोर ग्रुप के सभी सेक्रेटरीज 7 अप्रैल को बैठक करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आइए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार असेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर डालना चाहती है और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी इसी हफ्ते थर्सडे को एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें इस प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक करने की क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 7 अप्रैल को यह बैठक होने जा रही है, जिसमें कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी ही करते हैं, और साथ ही साथ नीति आयोग के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इस बैठक में शामिल होंगे। इस बात की रणनीति बनेगी कि खासकर देश में जब कोविड की स्थिति कंट्रोल में है, मामले लगभग खत्म होने के कगार पे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तेजी आ रही है, ऐसे में असेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को किस तरीके से तेज किया जाए, इसकी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। साथ ही साथ अभी जो अलग अलग सेक्टर्स में असेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है उसकी भी समीक्षा होगी। मसलन टेलीकॉम सेक्टर, एविएशन, अर्बन इंफ्रा, पावर, ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जिसमें क्या प्रोग्रेस हुए हैं उसकी समीक्षा होगी। सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि कई ऐसे असेट्स हैं जिसकी टाइमलाइन निर्धारित करना है, साथ ही साथ वैल्यूएशन से संबंधित जो मसले हैं उसकी भी समीक्षा होगी और उसके लिए रणनीति बनेगी। इसके अलावा सरकार ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए जो टारगेट सेट किए हैं सालाना असेट मोनेटाइजेशन के लिए, उसकी भी समीक्षा होगी। और साथ ही साथ, क्योंकि आपको पता है कि वित्त मंत्रालय ने 6 लाख करोड़ रुपए के असेट मोनेटाइजेशन की घोषणा की है अगले 4 साल में, जिसके लिए हर साल का टारगेट तय किया गया है। तो इस बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इस मसले पर भी चर्चा होगी। धन्यवाद प्रकाश, ये पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। पर अब बात करते हैं ट्विटर स्टॉक की, जहां पे टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क अब ट्विटर के बोर्ड मेंबर बन चुके हैं। और ट्विटर ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मस्क 2024 तक बोर्ड के मेंबर होंगे। साथ ही ये भी साफ किया कि वो किसी भी हाल में 14.9% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं देंगे। ट्वीट करके जानकारी दी, जहां पे बता दें कि सोमवार को इस बात का खुलासा हुआ था कि टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में $3 बिलियन में 9.2% हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं इस खबर के बाद ट्विटर का शेयर 27% चढ़ा है, जो अब तक इंट्राडे की सबसे बड़ी तेजी इस स्टॉक में देखी गई है। और रेगुलेटरी फाइल्स के मुताबिक इलॉन मस्क 10 फरवरी 2022 को ये डील कर ली थी। वहीं इसी के साथ ट्विटर में एडिट बटन को लेकर एक पोल अभियान भी शुरू किया, जिसमें महज 3 घंटे में 12 लाख लोगों ने पोल में अपना जो है निर्णय दिया और 75% से ज्यादा लोगों ने एडिट ऑप्शन को सपोर्ट किया है।
अब बात करें गर्मी की, तो मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की मार झेलने के बाद अप्रैल में भी राहत नहीं मिलने जा रही है। अगले 5 दिनों में देश में कई राज्यों में भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी और मौसम विभाग ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, जहां पे आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में लिस्ट जारी की है, जहां पे मौसम विभाग की चेतावनी में कहा गया है कि जम्मू, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 5 दिनों तक हीट वेव चलेगी। अब फूड डिलीवरी एप्स की बात कर लेते हैं, तो फूड डिलीवरी कंपनियां जोमैटो और स्विगी मुश्किल में हैं, क्योंकि इन पर लगा है गड़बड़ी का आरोप। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, इस पर पेश है हमारा स्वदेश विशेष। वक्त बेवक्त, रात बेरात जब भी आपको खाने की या अपनी किसी पसंदीदा डिश की याद आती है तो आप मिनटों में जोमेटो और स्विगी खोल लेते हैं और दौड़ते हुए तुरंत डिस्काउंट के साथ खाना आपके साथ पहुंच जाता है। लेकिन अब स्विगी की यही सर्विस और यही डिस्काउंट सवालों के घेरे में है। क्या है, इस पर चर्चा करेंगे पूरी बात, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो और स्विगी, जिनके ऑफर्स अब उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। दरअसल नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने दोनों कंपनियों पर कई आरोप लगाए हैं। NRAI का आरोप है कि ये कंपनियां भारी छूट, एक्सक्लूसिव टाई अप और कुछ रेस्टोरेंट पार्टनर को तरजीह देकर कंपटीशन कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे रेस्टोरेंट्स के बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा है और नए रेस्टोरेंट प्लेयर्स को दिक्कतें आ रही हैं। और इनकी शिकायत पर CCI ने फूड डिलीवरी से जुड़ी प्रमुख कंपनियों स्विगी और जोमेटो के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से जोमेटो और स्विगी के लिए एक बड़ा झटका है। CCI के डायरेक्टर जनरल को एक इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया है अगले 60 दिन में, और CCI द्वारा दिए गए आदेश में एक प्राइमा फेसाई केस बनाया गया है स्विगी और जोमेटो के कंडक्ट के संबंध में, जिसमें कंप्लेंट के अनुसार इनके ऊपर डिलेड पेमेंट साइकिल, इम्पोजिशन ऑफ वन साइडेड क्लॉजेस और एक्सॉर्बिटेंट कमीशन के आरोप लगाए गए थे। ये देखने वाली बात होगी कि दोनों बड़ी टेक कंपनियां क्या जवाब देने वाली हैं CCI के समक्ष। CCI ने अपने आदेश में कहा है, पहली नजर में यह हितों के टकराव का मामला दिखाई देता है। रेस्टोरेंट भागीदारों के बीच कंपटीशन पर इसके प्रभाव की विस्तृत जांच की जरूरत है। दोनों कंपनियां बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के जरिए प्रतिकूल असर डाल सकती हैं और कामकाज के समान मौकों पर इफेक्ट डाल सकते हैं। काफी इंफॉर्मेशन पहले ही दोनों कंपनियों ने कमीशन के समक्ष भी दी है और पब्लिक डोमेन में भी रखी हुई है, लेकिन जो गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, अगर उसे उजागर किया जाता है तो ये कंपनियों के लिए एक एक्सप्लेन करने वाला मसला हो सकता है, ना सिर्फ CCI के समक्ष बल्कि तब भी अगर ये मामला आगे किसी न्यायालय या कोर्ट के समक्ष जाता है। बहरहाल इस मामले की जांच महानिदेशक द्वारा की जाएगी, जो 60 दिनों के भीतर जांच की रिपोर्ट कंपटीशन कमीशन को सौंपेंगे, जिसके बाद ही पता चलेगा कि क्या वाकई में इन कंपनियों का कंडक्ट कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 3(1) और 3(4) का उल्लंघन करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुराग कटियार जुड़ गए हैं, जो कि ट्रस्टी हैं NRAI के, और सुजय कांतावाला जो कि सीनियर लॉयर हैं। अनुराग सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं, कंप्लेन आपकी है, मामला क्या है पूरा, ये जरा हमें समझाइए। जरूर, धन्यवाद उत्कर्ष। देखिए, मामला कई लेवल्स पे है। सबसे पहले तो एक डेटा मास्किंग का है। हमारे रेस्टोरेंट के कस्टमर्स का डेटा आज हमको मुहैया नहीं कराया जा सकता है, किया जा रहा है, और ये स्विगी और जोमेटो अपने पास रखते हैं। दूसरा है, ये जो पूरे साल आपने जो जिक्र किया अपने रिपोर्ट में, प्लेटफॉर्म ड्रिवन डिस्काउंट, जिसका पूरा खर्चा एक रेस्टोरेंट उठाता है, और कई दफा आपको चॉइस नहीं होती है। आपको ये कहते हैं अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एल्गोरिदम ऐसा है वैसा है, आप आगे पीछे हो जाएंगे। इसके अलावा हाई कमीशन रेट्स हैं और एक्सक्लूसिविटी की बात है, जहां पे किसी को एक्सक्लूसिव देते हैं
और एक बहुत ही अहम चीज है, इनके खुद के जो किचन्स होते हैं वो जो है वो बेसिकली हमारे डेटा का इस्तेमाल, जो डेटा हमारा है वो हमें नहीं देते हैं, उस डेटा का इस्तेमाल करके ये अपने किचन्स खोलते हैं, जो कि एक आमतौर पर देखें तो कंपटीशन की भावना के विरुद्ध है। और इन सारी बातों पे हमारी उनके साथ 2 वर्षों से चर्चा चल रही थी। हमने कई मीटिंग्स करी, हमने कई सरकारी महकमों में भी लिखा, और आखिर में फिर हमने सीसीआई में एक इंफॉर्मेशन फाइल की लास्ट ईयर जुलाई में, और अब जाकर सीसीआई ने एक प्राथमिक तौर पर यह माना है कि इसमें एक तहकीकात का मामला बनता है, इन्वेस्टिगेशन का मामला बनता है, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद में काफी सारी चीजें खुल के आएंगी। हमें भी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने हैं हम भी उनको देंगे, और फिर देखते हैं। देखिए, हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है उत्कर्ष जी कि ये जो पूरा फूड सर्विस बिजनेस है, इसमें कई स्टेक होल्डर हैं। एक एग्रीगेटर कंपनी है, उसके बाद हम रेस्टोरेंट वाले हैं, डिलीवरी वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम बने जहां सबके समान अधिकार हों, और कोई भी एक आदमी अपनी मजबूत स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर किसी और को वो नुकसान ना पहुंचाए। बस इतनी सी बात है। सुजय सर, आपने अनुराग सर को सुना, उनकी जो कंप्लेंट्स है। अगर हम कानूनी भाषा में बात करें, कंपटीशन कमीशन के कौन से कानून हैं जिनका यहाँ पर आप प्राइमा फेसी उल्लंघन होते हुए देखते हैं, और वो कानून कहते हैं क्या है, हमें भी थोड़ा समझाइए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किस हेतु से हुआ, उसका इंटेंशन क्या था? सरकार ने समझा, सरकार ने रिसर्च किया, उनको फीडबैक आया कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं, फील्ड होना चाहिए। डेविड वर्सेस गोलायत का जमाना गया। हमारे वहां अब जैसे हमारे पास जो केस डिस्कस हो रहा है आपके दर्शकों के लिए, लाखों ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है जिनकी रोजी रोटी, जिनके घरों की जो उसमें काम करते हैं, अगर उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुआ, और अगर इस तरह ये बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है उनको भी स्क्वीज करते हैं और कस्टमर को भी स्क्वीज करते हैं, तो कब तक चलेगा? तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का प्राइमा फेशियाई ऑब्जर्वेशन 32 पेज का ऑर्डर सीसीआई ने समझ के इश्यू किया है, और डायरेक्टर जनरल को कहा है इन्वेस्टिगेट करो। अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो सीसीआई में भी है, क्योंकि उन्होंने स्विगी, जोमेटो सबको कहा है कि आप आके आपका एक्सप्लेनेशन दीजिए। भाई, ये सब के बाद हम निर्णय लेंगे। आपकी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है जिससे आप बिग फिश ईट स्मॉल फिश, वो ओशन का कानून यहां नहीं चलेगा। हमारे वहां यहाँ एक संविधान है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब इक्वल है ये देश में, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी फंडामेंटल राइट टू डू बिजनेस वो भी है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे से अगर हानि पहुंचाते हैं, और अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि बाबा इसमें तो ये अनफेयर बात है, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये अनहेल्दी कंपटीशन है और एक कार्टेलाइजेशन हो गया है। आप देखिए, कोई भी ट्रेड में मोनोपोली या कार्टेलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये जो बड़ी मछलियां छोटी को खा जाएगी, तो क्योस होगा, और वो अलाउड नहीं है, वो हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही एक अच्छा फोरम है, बहुत ही नेक फोरम है, और बहुत ही अप्रोप्रिएट फोरम है ऐसे केसेस के लिए। तो हमें अब यही देखना है कि आगे बढ़कर ये प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो क्या अपनी तरफ से पक्ष रखते हैं, और अल्टीमेटली सबको सुनने के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फाइनल निर्णय क्या लेती है। लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए कहता हूं, आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस हम कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, और इससे क्या होगा, दूसरे भी इंडस्ट्रीज में लोग सतर्क हो जाएंगे कि यहाँ पे एक ऐसा कमीशन है जो एक वॉचडॉग है, और ये वॉचडॉग के पास अगर किसी ने कंप्लेंट की
तो उसे इन्वेस्टिगेट करेगा। हाँ, उसमें तथ्य होना चाहिए आपके मुद्दों में। तो इट्स अ पॉजिटिव स्टेप और मैं एज अ कंज्यूमर एज वेल एज सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर बेताबी से इंतजार करूंगा इसका निर्णय का। अनुराग सर, स्विगी और जोमेटो कंपटीशन कमीशन में क्या बात करेंगे वो तो हमें उसका इंतजार रहेगा, लेकिन आप कह रहे हैं 2 साल से आपकी भी बातचीत चालू है। क्या हुआ उस बातचीत में? क्योंकि अक्सर सवाल उठता है कि 2 साल का वक्त क्यों लग गया। आपने कहा बातचीत चालू थी, जो डायलॉग्स हुए आपके NARAI की तरफ से और स्विगी जोमेटो की तरफ से, वहाँ आपने क्या पक्ष रखा और उनका क्या जवाब था? देखिए, ये बातचीत शुरुआत हुई थी, अगर आपको याद होगा 2019 के अगस्त में NRAI ने एक मूवमेंट किया था लॉग आउट, जिसके तहत वो जोमेटो गोल्ड करके एक स्कीम थी जोमेटो की, जो कि बहुत ही एक रेस्टोरेंट वालों के लिए सरदर्द भरी बीमारी थी और उसके खिलाफ शुरू हुआ था। उसके बाद से ही हमने बातचीत उनके साथ शुरू करी। हर मुद्दे पे जितनी चीजें हमने आज CCI को लिखी है, हर एक मुद्दे पे हमारी इन लोगों से बात हो चुकी है और एक दफा नहीं कई दफा बात हुई है। कभी कुछ बातों पे थोड़ा बहुत रजामंदी बनती है पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, कुछ बातों पे रजामंदी ही नहीं बन पाती है। तो अल्टीमेटली मतलब कहीं ना कहीं तो हमें जाना था। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब हमने इंफॉर्मेशन फाइल की उसके बाद CCI ने जोमेटो और स्विगी दोनों से अपना पक्ष रखने को कहा था। उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने भी अपना रिजॉइंडर दिया और उसके बाद आज हम इस निष्कर्ष पे CCI पहुंची है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं CCI की बहुत प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कम से कम इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं। तो बात बहुत सीधी है, ये कुछ सिंपल चीज है। मैं आपको एक और अगर एग्जांपल दूं, जो आदरणीय अधिवक्ता महोदय कह रहे थे कि आप अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जोमेटो और स्विगी दोनों मार्केट प्लेस हैं, पर अगर आप उनकी पूरी बुके ऑफ सर्विस विच इंक्लूड्स फ्रॉम डिस्कवरी टू डिलीवरी अगर आपने नहीं ली तो आपको लिस्ट भी नहीं करते हैं। ये किसी भी कंपटीशन कानून के बेसिक आइडिया के खिलाफ है और ये सारी चीजें हमने रखी हैं कमीशन के सामने और अब देखते हैं। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि मसले का हल निकले। ई कॉमर्स भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब इस बात से इस बात को मानते हैं, लेकिन ऐसा एक ग्रोथ स्टोरी जहां पे एग्रीगेटर भी हर रोज पैसे लूज कर रहे हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लूज कर रहे हैं साल के, रेस्टोरेंट्स भी पैसे लूज कर रहे हैं, ये पूरे साल के डिस्काउंट करते कि सरकारी कर में भी कमी आती है। ये पता नहीं कौन सी ग्रोथ स्टोरी है, हमें समझ में नहीं आती। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये एक बेहतर बन जाए जिससे हम सबका भला हो और पूरे सेक्टर का ग्रोथ हो। अनुराग सर, आपने कहा कि आपने रिजॉइंडर फाइल किया था और स्विगी जोमेटो ने अपना पक्ष रखा था, तो आई एम श्योर जब आपने रिजॉइंडर फाइल किया था आपको उनका पक्ष पता भी होगा। उनका क्या पक्ष है यहाँ पर? मैं उतने विस्तृत में भी नहीं बात कर सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे ध्यान भी नहीं है, बात पुरानी है। उस दौरान जब हमने फाइल किया था, मैं NRA का प्रेसिडेंट होता था तो बहुत ही ज्यादा क्लोजली इन्वॉल्व था। अभी मुझे याद नहीं है, बात तकरीबन 8-10 महीने पुरानी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने यही कहा था, उन्होंने अपना जो भी पक्ष रखा और इसको हर चीज को बहुत आराम से कमीशन ने ऑब्जर्व किया, इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हुए मेरा आपसे अनुराग सर फिर से एक सवाल था और फिर मैं आपके पास सुजय सर आऊँगा। क्या जैसे आपने कहा एक लॉग आउट 2 साल पहले पूरा मूवमेंट चला जोमेटो गोल्ड से आपने के लिए, इस समय क्या जो रेस्टोरेंट्स हैं वो काफ़ी इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं जोमेटो स्विगी पे कि वो अब ये लॉग आउट नहीं कर सकते हैं यहाँ से? जो बार्गेनिंग पावर है जो 2 पार्टी में होती है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट उस लॉग आउट के वक्त में हमारे पास हजारों रेस्टोरेंट पूरे देश में, जब मैं हजारों कह रहा हूँ ये मतलब मैं 40-50 हजार रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, लोगों ने हमसे ये कहा था एक ही समय में आप डिलीवरी के साथ भी लॉग आउट कर दीजिए, बात करेंगे। पर हमारा मकसद कोई गड़बड़ी फैलाना नहीं है, हमारा मकसद लड़ाई नहीं करना है। हमने कहा देखो, जोमेटो गोल्ड के बारे में पहले बात हुई, उस पर कोई बात नहीं बनी, तो अब हमने ये किया है, इस पर बातचीत करते हैं, फिर करते हैं। तो अगर कल को जरूरत पड़ी तो अगर हमें जो भी करना है, देखिए अपने इंटरेस्ट को तो सेव करने के लिए हमें जो करना हम करेंगे ही। अब वो क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, अभी कहना मुश्किल है।
सुजय सर, अगर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखें, अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और जो प्राइमा फेसी चार्जेस हैं वो प्रूव हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या जो प्रावधान है सजा का, क्या पेनल्टी ही होगी? अच्छा, पेनल्टी है तो कितनी लग सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, या उसके आगे भी कुछ हो सकता है? कानून क्या कहता है यहाँ पे सर? देखिए, एक तो मैटर सब जुडिस है, यानी कोई भी टाइप का प्रेडिक्शन, कैसा भी टाइप का प्रेडिक्शन करना मुनासिब नहीं होगा एज अ लॉयर, क्योंकि एक क्वाज़ी जुडिशियल फोरम के पास मैटर पेंडिंग है और हियरिंग इज इन प्रोग्रेस। डायरेक्टर जनरल को आदेश दिया है इसको इन्वेस्टिगेट करना। तो एक सब जुडिस मैटर में जनरली कमेंट करना कि क्या हो सकता है, हाँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पूरा पावर है हैवी पेनल्टीज इंपोज करना, हैवी ऑब्जर्वेशंस पास करना, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अल्टीमेटली मकसद क्या है? एक लेवल प्लेइंग फील्ड जहां जोमेटो स्विगी भी एग्जिस्ट करे, हमारे रेस्टोरेंटर्स भी एग्जिस्ट करे, हमारी छोटी छोटी रेस्टोरेंट्स होटल्स भी एग्जिस्ट करे, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाए और इनकी भी बैलेंस शीट इंप्रूव हो। तो यही तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। तो कौन नहीं चाहेगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो? तो चलिए, ये थी हमारी सीसीआई की जो भी अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं स्विगी और जोमेटो को लेकर, उस पर खास चर्चा, एक्सपर्ट्स का इस पे क्या मानना है। पर अब बात करते हैं बाजार में आज के दिन हुए एक्शन के बारे में, जहां पे बाजार में आज में मुनाफा वसूली देखने को मिली, जहां पे सुबह से ही कमजोरी बरकरार थी और इसी के साथ बाजार में 2 दिन की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। पर बाजार से जुड़े और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स एक्शन में रहे, ये पूरे अपडेट के साथ हमारे साथ मेरी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही हैं। मानसी, बताइए। जिस तरह से हमने देखा बाजार में कमजोरी के साथ ही दिन भर ट्रेड्स देखने को मिले और बिकवाली का दबाव जरूर दिखा। 2 सेशंस की अच्छी तेजी के बाद हमने देखा कि बाजार में आज बिल्कुल एक रेस्ट मोड में ही कामकाज देखने को मिला। अगर निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की बात करें, अदानी पोर्ट, टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। वहीं बिकवाली का दबाव जो था एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, रिलायंस जैसे स्टॉक्स में टॉप लूजिंग कैंडिडेट से निफ्टी स्पेस में नजर आए। इस बीच मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की अगर बात करें तो मिड कैप स्पेस में अदानी पावर, टाटा पावर, पॉलीकैब और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों में आज अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। और बिकवाली का दबाव जो था मिड कैप स्पेस में पर्टिकुलरली फेडरल बैंक, इंडियन होटल्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स में लाल निशान के साथ ही बिकवाली का दबाव हमने देखा। कुछ गेनिंग सेक्टर्स ऑफकोर्स थे, बाजार में कमजोरी थी लेकिन सेक्टर्स में अच्छे अपमूव्स नजर आए। एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक क्षेत्र में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। वहीं निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी स्पेस में हमने कमजोरी देखी। जब फाइनल क्लोजिंग फिगर्स हमारे सामने आए तो बिकवाली के साथ ही हर इंडेक्स, हर पॉकेट में लाल निशान पर हमने ट्रेड्स देखे और 2 दिन की अच्छी तेजी के बाद बाजार आज बिल्कुल थकान महसूस करते हुए लेवल्स जैसे कि हम देख रहे हैं 17,957 के लेवल्स पर हमने निफ्टी में क्लोजिंग देखी। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ से भी बिकवाली ही हावी होते हुए दिखी। धन्यवाद मानसी, मार्केट से जुड़ा आज के दिन का पूरा एक्शन हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। पर अब बात एलआईसी के आईपीओ की, जहां पे एलआईसी का आईपीओ अगले महीने आ सकता है और सरकार इसे मई महीने की शुरुआत में लिस्ट भी करवा सकती है। इस आईपीओ की लिस्टिंग पर निवेशकों की नजर जरूर है और सरकार भी इसे जल्द से जल्द मार्केट में लेकर आना चाहती है। पर इसी खबर से जुड़ी ज्यादा अपडेट्स के लिए आइए चलते हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, और किस तरह की डिटेल सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, एलआईसी आईपीओ के मोर्चे पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार इस बात को लेकर तैयार है कि वो अगले महीने की शुरुआत में एलआईसी का आईपीओ जो है वो लॉन्च कर सकती है। इसकी औपचारिक तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, सरकार लगातार उनके संपर्क में है और इस बात का आकलन किया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में जो उथल पुथल की स्थिति बनी थी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, उसकी मौजूदा स्थिति
क्या है और अब उस पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार का आकलन ये है कि जो वैश्विक लेवल पर भी जो अनिश्चितता की स्थिति बनी थी उसमें धीरे धीरे स्थिरता दिख रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में एक तरीके से गतिरोध जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, बातचीत की शुरुआत हो गई है, लिहाजा जो अनिश्चितता का दौर है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है और अब LIC की IPO के लिए बढ़ा जा सकता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि सेबी की तरफ से जो अप्रूवल है IPO के लिए वो 12 मार्च को एक्सपायर हो रहा है, लिहाजा उसके पहले ही सरकार की योजना है कि LIC का IPO जो है वो लॉन्च कर दिया जाए। साथ ही साथ ये भी योजना है कि LIC के IPO के जरिए करीब 50,000 करोड़ रुपए सरकार जो है हासिल कर सकती है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात के विकल्प खुले रखे गए हैं कि अगर मार्केट की स्थिति सामान्य रहती है, स्थितियां और ज्यादा बेहतर होती है आने वाले कुछ दिनों में, तो ये 5% जो हिस्सेदारी की बात है इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी 5% से भी ज्यादा बेच सकती है। धन्यवाद प्रकाश, ये सारी डिटेल्स बताने के लिए। तो नजर रहेगी LIC के मेगा IPO प्लान पे और कब उसको सरकार लिस्ट करती है, कितना के IPO लाती है, ये सारी डिटेल्स भी हमारे जरूर नजर में रहेगी और उससे जुड़ा पूरा अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। पर अब बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की, जहां पे ED ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों की संपत्ति अटैच कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक 1034 करोड़ के पात्रा चौल लैंड स्कैम में शिवसेना नेता संजय राउत से जुड़ी संपत्ति कुर्क की गई है, जहां ये संपत्ति संजय राउत की पत्नी और उनके करीबी प्रवीण राउत की है। ED ने राउत के अलीबाग के 8 प्लॉट और मुंबई में फ्लैट को भी अटैच किया है, जहां पे प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद संजय राउत का रिएक्शन भी आया है। राउत ने कहा है कि वो इन कार्रवाई से झुकने वाले नहीं हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए, क्या मैं विजय मल्ल्या हूँ, क्या मेहुल चोकसी हूँ, या नीरव मोदी हूँ, या अंबानी अडानी हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ छोटा सा घर है, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है और वो सभी हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? किसके साथ हमारा नाम जोड़ो? लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए हैं। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। तो ये सुना आपने संजय राउत का रिएक्शन ये पूरे मामले के बाद। पर अब बात करते हैं श्रीलंका में आर्थिक संकट से मचे हाहाकार की, जहां पे श्रीलंका में सरकार से नाराज लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और श्रीलंका पुलिस से प्रदर्शनकारियों को कानून नहीं तोड़ने की चेतावनी दी है। वहीं विपक्ष के राष्ट्रपति गोटबाया का इस्तीफा मांगा है, जहां पे लेकिन इसे लगातार अपने सहयोगियों का समर्थन खोते जा रहे राजापक्सा ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। इस बीच वहां बराबर संकट और गहराता जा रहा है, जहां पे श्रीलंका में दवा की भारी कमी हो गई है और इसकी वजह से वहां मेडिकल इमरजेंसी लागू कर दी गई है, जहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं से अब सिर्फ इमरजेंसी केस को ही तरजीह दी जाएगी। श्रीलंका में महंगाई और भूखमरी से जो आग लगी है उसकी चपेट में अब पूरा देश आ गया है। हर मिनट सरकार के खिलाफ आवाज तेज होती जा रही है। छात्र छात्राएं सड़क पर हैं। कोलंबो में तो समझिए गदर मचा हुआ है। एक एक करके जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, स्टूडेंट्स के भविष्य की बात है,
वैसे में सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इकट्ठे हो गए हैं। वो अपने जो दोस्त हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ये वो इंडिपेंडेंस स्क्वायर है जहाँ पे श्रीलंका के लोगों ने अपनी जब आज़ादी की जंग लड़ी थी उसके बाद से लेकर के अभी तक वो यहाँ पे इसी तरीके से इकट्ठे हुए थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के बीच इन लोगों को यहाँ पे अब आना पड़ेगा। ये श्रीलंका की सबसे ताजा तस्वीर है जिसमें युवाओं का आक्रोश बता रहा है कि आर्थिक रूप से टूट चुके इस देश में हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे हैं। लोगों का यह हल्ला बोल इसलिए है क्योंकि श्रीलंका में हालात बहुत भयावह हो गए। ना तो देश में दूध है, न दवाइयाँ, न पानी, न फल, न सब्जी, रोजमर्रा के सामान ना तो मिल रहे हैं और मिल रहे हैं तो कीमत इतनी कि दाम सुनकर ही लोग हैरान हो जाएं। लेकिन सवाल है कि श्रीलंका इस हालात में कैसे पहुंच गया, इसके पीछे की कहानी है क्या? श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और इसमें सबसे बड़ा हाथ यहाँ के लोग चाइना को मान रहे हैं। अब हमारे पीछे जो इमारत देख रहे हैं वो यहाँ के सेंट्रल बैंक है। ये वही सेंट्रल बैंक है जिसके बाहर कई हजार लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे प्रेसिडेंट का घर है, वहाँ पे प्रदर्शन हुए। लोगों के गुस्से के पीछे की असल वजह है महंगाई। आलू 200 रुपए किलो मिल रहा है, मिल्क पाउडर 1900 रुपए किलो, एक पीस अंडा के लिए 30 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और चावल है 500 रुपए किलो। दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, सिलेंडर में भरने के लिए गैस नहीं है। नतीजा ये कि अब लोगों के घरों में चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं। जब रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी है तो फिर कहने को बचता क्या है? श्रीलंका को फिलहाल मदद की दरकार है। भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल भेजकर मदद की है। मार्च के चौथे हफ्ते में 41,000 मिलियन टन डीजल, मार्च के चौथे हफ्ते में 37,000 मिलियन टन पेट्रोल, अप्रैल के पहले हफ्ते में 39,000 मिलियन टन डीजल, अप्रैल के पहले हफ्ते में 36,000 मिलियन टन पेट्रोल। फिलहाल श्रीलंका गंभीर हालातों से गुजर रहा है। हर मिनट, हर घंटे मुश्किलें बढ़ रही है, जबकि उन मुश्किलों का कोई सटीक समाधान नहीं मिल रहा। पर चलिए अब इसी के बाद बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की, जहां पर आज जो है इस वॉर का 40वां दिन है। इस जंग को लगातार छिड़े हुए काफ़ी समय हो चुका है और रूसी सेना का फोकस जो है अब डॉनबास के इलाकों पर है। वहीं यूक्रेन ने रूसी सेनाओं पर बूचा शहर में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। बूचा शहर में आ रही क्रूरता की तस्वीरों से पूरी दुनिया को हिला दिया है। पहले सड़क पर पड़ी हुई यूक्रेनी लोगों की लाशों की तस्वीरें सामने आई थी और अब अगर देखें तो वहां पे जो टॉर्चर चैम्बर्स हैं उसकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर वो पूरी जो सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। अब सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के बुंदायू जिले का एक गांव के दंपत्ति आधार बनाने वालों की गलती के चलते ये गांव जो है वो चर्चा में है, जहां पे आधार कार्ड में उनकी बच्ची के नाम की जगह मधु का 5वां बच्चा लिखा दिया गया, जिसके चलते स्कूल ने तो दाखिल देने से ही मना कर दिया और साथ ही उन्हें लोगों के हंसी मजाक का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जब सोशल मीडिया में हल्ला मचा तो स्कूल ने अपनी गलती सुधार ली। इस दंपत्ति का कहना है कि बच्ची का आधार कार्ड जो है वो पानीपत में बनाया गया था और उन्हें नहीं मालूम था कि बच्ची के नाम के आगे मधु का 5वां बच्चा लिखा हुआ है। अब जब वो स्कूल में एडमिशन कराने स्कूल पहुंचे तो उन्हें आधार वालों की इस गलती का पता चला। जी कल मैं अपनी बच्ची का एडमिशन करवाने गई थी सरकारी स्कूल में। मेरा नाम मधु है और मैं अपनी गुड़िया का एडमिशन करवाने गई थी। वहाँ पे मैडम ने आधार कार्ड देखने की वजह से हंसी बना के और मुझे वापस कर दिया। बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ और उसमें लिखा हुआ था मेरा 5वां बच्चा है। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची खूब पढ़े लिखे। यहाँ पे एक महिला अपने बच्ची का प्रवेश के लिए आई थी, तो हमारे अध्यापक ने उनका प्रवेश कर लिया, परंतु उनके आधार कार्ड में जो आवश्यक होता है आधार कार्ड, तो उस पर मधु का 5वां बच्चा नाम अंकित था। तो इसलिए हमारे अध्यापक ने प्रवेश कर लिया, परंतु ये कहा कि इसमें संशोधन वांछनीय है और यह संशोधन किसी त्रुटिवश नहीं हो पाया था, वो हमारे स्तर से करा लिया जाएगा।
अब इसी के साथ स्वदेश आर के इस बुलेटिन को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है, पर देश और दुनिया और बिजनेस जगत की बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।